वेलकम टू अनिल नरूलाज IAS स्टडी सेंटर। आज हम इंडियन पॉलिटी में सिटीज़नशिप की प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। सिटीज़नशिप कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में गिवन है। पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस आर्टिकल 5 to 11 which deals with the citizenship provisions। सो आर्टिकल 5 to 11 हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगी विद रिगार्ड टू सिटीज़नशिप। सो सबसे पहले सिटीज़नशिप का मतलब क्या होता है? सिटीज़नशिप का मतलब है कि सिटीज़न कौन है? सिटीज़न वो है जो अपने देश में हर तरीके के राइट्स को एंजॉय करता है। हु एन्जॉयज़ द फुल मेंबरशिप ऑफ द कंट्री। किस तरीके के राइट्स? बी इट सोशल, इकोनॉमिक, political, educational, any type of rights are enjoyed by the citizen। So वो उनके पास right to vote भी है, elections contest करने का भी right है, किसी भी तरीके के employment का right है। every type of right they are enjoying in their parent country। जब हम लोग बात करते हैं citizen की, citizen के opposite एक term है non citizens और we can say aliens। एलियंस और नॉन सिटीजन्स। एलियंस और नॉन सिटीजन्स जो हैं वो किस तरीके से अलग हैं सिटीजन से? बिकॉज दे आर नॉट एंजॉइंग द फुल मेंबरशिप ऑफ द पेरेंट कंट्री। जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं। सो दे डोंट एंजॉय फुल राइट्स इन इंडिया। सो बेसिकली यहाँ पर मेंशन्ड है कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स में राइट्स में डिफरेंस कहाँ पर आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। सो देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन्स। सो मैंने अभी अंडरलाइन किए हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये 5 फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजंस हैं विच आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू द नॉन सिटीजन्स। आर्टिकल 15 और 16 जो हैं दोज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ राइट टू इक्वालिटी, जिसकी हम डिटेल में बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 19 जो है दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ राइट टू डेमोक्रेटिक फ्रीडम। And 29 and 30 these are special rights for the minorities, जिनको हम कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो ये 5 तरीके के फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। देन राइट टू वोट विच इज़ अवेलेबल अंडर आर्टिकल 326। हमारे देश में जो भी अडल्ट पॉपुलेशन है मीन्स 18 ईयर्स और अबव, उनके पास राइट टू वोट है। फाइन। सो दिस राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन्स और एलियंस। अनदर थिंग, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। आप लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, या फिर लेजिस्लेचर के अपर हाउसेस दैट इज़ राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी के भी इलेक्शन तभी कंटेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर इंडियन सिटीजन। अदरवाइज नॉन सिटीजन्स हैव नो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। एंड द लास्ट इज राइट टू होल्ड सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और इवन सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिसेज। उनको कोई एम्प्लॉयमेंट का राइट नहीं है जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की या फिर अदर टाइप ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। So in this 4 manners we can say citizens and non-citizens are different. Fine. So what we can say, जो non-citizens हैं they do not enjoy any political right in our country, क्योंकि right to vote and right to contest elections जो हैं these basically fall under the category of the political rights. Now there is another term mentioned here, single citizenship। Single citizenship, Indian Constitution provides for single citizenship।
हमारे यहाँ पर जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके पास कोई भी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है, चाहे वो किसी भी स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, बट दे आर नॉट हैविंग एनी स्टेट सिटीजनशिप. In Indian Constitution, we only talk about all India citizenship. So that's why we say single citizenship, which we have borrowed from UK. So UK से ये फीचर हमने बोरो किया है. अगर हम बात करें USA की, USA में ड्यूअल सिटीजनशिप है. वहाँ की प्रोविंसेस की अलग से सिटीजनशिप है मेंबर्स के पास, और कंट्री की एज ए होल अलग से सिटीजनशिप है. But India में we talk about single citizenship because we talk about the unitary and integrity feature of our constitution. Even under preamble we have talked about that. So next is सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुई उस टाइम पे किस किस को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती थी, किन किन को इंडियन सिटीजनशिप मिली. जब हम बात करते हैं एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 26 जनवरी 1950. सो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली किन किन को सिटीजनशिप मिली इंडिया की. सो आर्टिकल 5 से 11 की जो हम बात करते हैं उनमें सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बात की गई है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज लेफ्ट अप टू द पार्लियामेंट. सो यहाँ पे ब्रीफ में ये आर्टिकल नंबर्स हमारे लिए एज अ होल उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं प्री पॉइंट में. सो कुछ प्रोविजंस दी हुई थी. फर्स्ट वाज लाइक आर्टिकल 5. आर्टिकल 5 में क्या दिया गया है, सिटीजनशिप प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल. अगर आपके पास देश में डोमिसाइल है और आपकी इंटेंशन है इंडिया में रहने की, डोमिसाइल टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है. डोमिसाइल का मतलब होता है, जो इन जनरल हम देखते हैं, दैट यू हैव अ परमानेंट रेजिडेंस इन द कंट्री, एंड परमानेंट रेजिडेंस होने के साथ साथ यू आर विलिंग टू रिजाइड इन दैट पर्टिकुलर पार्ट. आप वहाँ पे रहना भी चाहते हैं. सो वन क्राइटेरिया वॉज टू प्रोवाइड सिटीजनशिप वॉज वन हु हैज़ डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी गई. नेक्स्ट कैटेगरी क्या थी, ऑल ऑफ यू नो व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो गए. सो 1947 और कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में कुछ माइग्रेंट्स थे जो इंडिया से पाकिस्तान में चले गए, बट पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ गए, सेइंग दैट दे वांट टू सेटल देमसेल्फ इन इंडिया. फाइन. सो इस तरीके के जो भी माइग्रेंट्स थे फ्रॉम एंड टू पाकिस्तान, बट दे केम बैक टू इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको भी हमने इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड की एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, दैट इज़ 26 जनवरी 1950. सो ये दो कैटेगरी के लोग थे. देन द थर्ड वॉज टू इंडियंस रिजाइडिंग इन फॉरेन कंट्रीज. वो इंडियंस जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते थे, मीन्स वो पहले इंडिया में थे, या वो टेम्परेरीली बेसिस पे फॉरेन कंट्रीज़ में चले गए थे, या फिर वो किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजनशिप ले चुके थे. सो अगर एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे शोड देयर इंटरेस्ट कि हम इंडिया के सिटीज़न बनना चाहते हैं, तो दे वर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज मैंशनड अंडर आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये 3 कैटेगरीज थी जिनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पे प्रोवाइड की इंडिया की सिटीजनशिप. फाइन. फर्स्ट कैटेगरी वॉज हु वर हैविंग डोमिसाइल, नेक्स्ट वॉज माइग्रेंट्स फ्रॉम एंड टू पाकिस्तान, एंड द थर्ड वॉज पर्सन्स और इंडियंस हु वर रिजाइडिंग इन द फॉरेन कंट्रीज. सो ये कैटेगरीज थी. फाइन. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन इंडिया की सिटीजनशिप लूज़ कर देगा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की हुई थी. आर्टिकल 9 में मेंशन किया हुआ था कि अगर कोई भी इंडिया का सिटीज़न
वॉलंटरली किसी भी और फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तब वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। फाइन, सो दैट वाज गिवन मियरली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देन जिन भी लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई थी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनके राइट्स सब वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। उनके लिए सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं या कोई भी प्रोविजंस हैं वो उसके बाद चेंज नहीं होंगे। देन नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर हम किन किन कैटेगरीज को और कैसे सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। सो दैट वाज द बिग क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में दे एडेड वन आर्टिकल, आर्टिकल 11, जो लास्ट आर्टिकल है पार्ट 2 का, जिसके अंडर उन्होंने पावर दी पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट वॉज गिवन द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप rules to acquire as well as to lose any particular provision regarding the citizenship after the commencement of constitution. The power was given to the parliament. So parliament इसकी authority थी। parliament ने अपनी power को use करते हुए what they did, उन्होंने Indian Citizenship Act 1955 बनाया। Fine, so they came out with Indian Citizenship Act 1955, जिस एक्ट में हमें ये बताया गया था हाउ इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड एंड हाउ इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट। सो इस पर्टिकुलर एक्ट में 5 मेथड दिए गए थे टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप एंड 3 मेथड्स वर गिवन टू लूज इंडियन सिटीजनशिप। ये जो एक्ट है 1955 का, ये टाइम टू टाइम हमारी पार्लियामेंट अमेंड कर रही है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो टिल डेट ये जो एक्ट है ये 6 टाइम्स अमेंड हो चुका है। फाइन, सो अमेंडमेंट्स कब हुई, 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 एंड 2019। हमारे लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट वी कैन से, ये दोनों अमेंडमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कुछ लेटेस्ट हैं, इनसे कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुई हैं। बाकी जो चेंजेस हुई हैं दैट आई विल टेल यू व्हाइल टेलिंग रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। फाइन, सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब हम बात करेंगे हाउ इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। सो ये हैं 5 ways of acquiring Indian citizenship: by birth, by descent, by registration, by naturalization and by incorporation of territory। अब हम इनकी डिटेल में बात करते हैं कि इनका मतलब क्या है। सो जब हम बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइडेड अंडर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। सो बाय बर्थ मीन्स कि बच्चे का बर्थ इंडिया में हुआ है। एनी पर्सन बॉर्न इन इंडिया इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ ओनली इफ बोथ ऑफ हिज और हर पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन। तो बाय बर्थ आपको इंडिया की सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, या तो बच्चे के दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होने चाहिए बर्थ के टाइम पे बच्चे की, या दूसरी कंडीशन है one parent should be Indian citizen and the other should not be an illegal migrant। illegal migrant नहीं होना चाहिए at the time of birth। सो बर्थ के लिए 2 क्राइटेरिया हैं, दोनों में से एक फुलफिल होना चाहिए। सो ये जो बर्थ का क्राइटेरिया है, दिस क्राइटेरिया इज देयर सिंस 2003 अमेंडमेंट्स। फाइन, सो फर्दर अमेंडमेंट्स के बाद अब ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ये क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कि एनी पर्सन बॉर्न इन इंडिया विल गेट ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप, या तो बच्चे के दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीज़न हो या एक इंडिया का सिटीज़न हो और दूसरा इल्लीगल माइग्रेंट ना हो। इल्लीगल माइग्रेंट का नॉर्मली मतलब क्या होता है कि आप वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट से इंडिया में नहीं आए हैं, आपके पास प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। सेकेंड थिंग, आपके वीज़ा में जितने टाइम के लिए आपको स्टे अलाउ की गई थी, आपने उससे उस टाइम पीरियड को एक्सीड कर दिया है।
सो दिस इज सिटीजनशिप बाय बर्थ। सेकेंड कैटेगरी है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। सिटीजनशिप बाय डिसेंट में कैसे सिटीजनशिप मिलेगी? एनी पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिसेंट का मतलब है कि हम जनरेशन के बेसिस पे देना चाहते हैं। बच्चे का बर्थ इंडिया में नहीं हुआ, उसका बर्थ इंडिया से बाहर हुआ है, उसको इंडिया की सिटीजनशिप कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? दो कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। इफ़ ईदर ऑफ हिज और हर पेरेंट इज़ एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ। माँ बाप में से एक, फादर और मदर में से दोनों में से एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए जब बच्चे का बर्थ बाहर हुआ है। देन सेकेंड इज, उनका बर्थ होने के बाद प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी इंडियन कॉन्सुलेट के साथ विद इन 1 ईयर ऑफ द बर्थ। 1 साल के अंदर अंदर इंडियन कॉन्सुलेट में उनकी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। सो दीज आर द 2 कंडीशन। बर्थ बच्चे का बाहर हुआ है पर उस टाइम पे दोनों पेरेंट में से एटलीस्ट एक इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। एंड अनदर कंडीशन इज़ कि बच्चे का बर्थ जब हो जाए 1 साल के अंदर अंदर उसको इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ सिटीज़नशिप बाय रजिस्ट्रेशन। जब हम सिटीज़नशिप बाय रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली अब उन लोगों की बात करते हैं जिसमें हम ये नहीं देखते कि बच्चे का बर्थ इंडिया में हुआ या इंडिया से बाहर हुआ। फाइन, कई बार कुछ ऐसी कैटेगरी के भी लोग हो सकते हैं जिनके पास कभी पहले इंडिया की सिटीजनशिप थी बट वो फिर किसी और कंट्री के सिटीज़न बन गए, बट नाउ अगेन दे वांट इंडिया की सिटीजनशिप। फाइन, सो कुछ एक टर्म होती है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। फाइन, कि या आप इंडिया को बिलोंग करते थे या आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कोई इंडिया को बिलोंग करता था, कुछ इस तरीके की कैटेगरी के लोग, या उनके माइनर चाइल्ड, या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इंडियन सिटीज़न से शादी कर ली है, फॉरेनर है बट उन्होंने इंडियन सिटीज़न से मैरिज की है। इस कैटेगरी के लोगों को हम इंडिया की सिटीज़नशिप कैसे प्रोवाइड करते हैं? बाय रजिस्ट्रेशन। उसके लिए मिनिमम टाइम पीरियड है इंडिया में स्टे का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। एनी पर्सन कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ he or she is ordinarily residing in India for at least 7 years। 7 साल के लिए वो इंडिया में रहने चाहिए immediately before making an application for registration। फाइन, सो दिस टाइम पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जब अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन, उससे 7 साल पहले आप इंडिया में रहने चाहिए। सो दिस इज सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप इज बाय नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन में हम किन की बात करते हैं? ऑल टुगेदर अ फॉरेनर। कल को कोई यूएस का सिटीज़न जिसकी इंडिया के साथ कोई रूट्स नहीं है, कोई ओरिजिन नहीं है, कोई ऑस्ट्रेलिया का, यूके का, कहीं का भी सिटीज़न हो, किसी भी कंट्री का सिटीज़न हो, एक्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन्स को हम लोग इंडिया की सिटीजनशिप नहीं देते। फाइन, सो बाय नेचुरलाइजेशन अ फॉरेनर कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप इफ दे हैव रिजाइडेड इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 12 ईयर्स। सो रजिस्ट्रेशन में हमने टाइम पीरियड रखा है एक्ट के अंडर 7 ईयर्स का और नेचुरलाइजेशन के अंडर है 12 ईयर्स का। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। Immediately before moving an application under the category of naturalization. Fine. Then the last category, very simple category, by incorporation of territory. By incorporation of territory का मतलब है कल को कोई भी नई टेरिटरी, कल को कोई भी नया एरिया इंडिया का पार्ट बनता है तो उस टेरिटरी के लोगों को ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंडियन सिटीज़न का स्टेटस दे देगी। इफ़ दे वांट टू बिकम इंडियन सिटीज़न, सो दे विल बी अकॉर्डेड दैट स्टेटस। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 में मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई नई टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। लाइक वी एक्वायर्ड सिक्किम, वी एक्वायर्ड गोवा, वी एक्वायर्ड दमन एंड दीव। सो
जो भी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बने बाद में, उन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई कर सकती है कि उनके जो रेजिडेंट्स हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। फाइन, सो दीज आर द 5 कैटेगरीज दैट हाउ इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। So these are important from pre-point of view. Now before moving further, we will see that how your Indian citizenship can be lost. Loss of Indian citizenship. So ये भी Indian Citizenship Act 1955 में दिया गया है। इसके अंडर हमें 3 प्रोविजंस प्रोवाइड की गई हैं, 3 मेथड्स हैं। बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन क्या है? एक वॉलंटरी एक्ट, आपकी मर्जी, आप किसी और देश की सिटीजनशिप चाहते हैं। आपको पता है इंडिया में हम लोग ना तो ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं, ना ड्यूअल नेशनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स वाई वॉलंटरी एक्ट है। आप अपनी मर्जी से किसी और देश की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, सो आपने इंडिया की सिटीजनशिप को सरेंडर कर दिया। वॉलंटरी एक्ट, अपनी मर्जी से आपने इंडिया की सिटीजनशिप को सरेंडर किया बिकॉज यू आर गेटिंग सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री। देन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि लॉ अलाउ ही नहीं करता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आर्टिकल 9 जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इफ़ यू हैव वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। सो सेम इज़ हेयर, इफ़ यू हैव गॉट द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री, बट आपने अपने आप से सरेंडर नहीं की, बट आर लॉ सेज दैट यू आर नो मोर इंडियन सिटीजन, दिस इज बाय टर्मिनेशन। एंड द थर्ड मेथड इज deprivation, that you will be deprived of your citizenship। ये जो डेप्रीवेशन का मेथड है, ये हम तब यूज़ करते हैं इफ़ द पर्सन हैज़ एक्वायर्ड सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन और थ्रू नेचुरलाइजेशन। कि बंदे ने सिटीजनशिप 2 लास्ट मेथड से ली है, जिनमें मैंने एक स्टे का टाइम पीरियड बताया था, बाय रजिस्ट्रेशन या बाय नेचुरलाइजेशन। आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, सिटीजनशिप एक्वायर करने के टाइम पे आपने कोई फ्रॉड किया या कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या कोई इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे आपके रिगार्डिंग, वो आपने कंसील किए। सो इन दोज कंडीशन योर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ। सो ये 3 मेथड्स हैं टू लूज इंडियन सिटीजनशिप: रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। सो ये सब चीज़ें हमें इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंडर गिवन हैं। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले ये बताया था कि हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसको 6 टाइम्स अमेंड किया गया है। जो लास्ट अमेंडमेंट है दैट वाज डन इन ईयर 2019। फाइन, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है इसलिए हमारे लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंडर क्या किया गया, दैट इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ 6 कम्युनिटीज़, इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ 6 कम्युनिटीज़, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है: हिंदूज, सिख, बुद्ध, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड ऑल द 6 कम्युनिटीज़: हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस फ्रॉम 3 countries, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, that they will be eligible for Indian citizenship। 1955 के एक्ट में 2019 से हमने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 कम्युनिटीज़ के इलीगल माइग्रेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। सो ये फर्स्ट टाइम हमने प्रोविज़न ऐड की है, ऐसी कोई भी प्रोविज़न पहले नहीं थी। सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि मुस्लिम्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस। फाइन, इलीगल माइग्रेंट्स हु आर मुस्लिम, दे आर स्टिल नॉट अलाउड टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। फाइन, सो हेयर मुस्लिम्स आर नॉट कवर्ड। सो अगर हम इनको सिटीजनशिप देंगे तो हाउ वी कैन प्रोवाइड देम सिटीजनशिप? वी कैन प्रोवाइड देम सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन।
क्योंकि हम इनको फॉरेनर की कैटेगरी में काउंट करेंगे। इल्लीगल माइग्रेंट, मैंने अभी आपको बताया था कि इल्लीगल माइग्रेंट कौन है, जो वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लेके ट्रैवल नहीं करते इंडिया में और जिनका स्टे वीज़ा में मेंशन टाइम से एक्सीड कर जाता है। फाइन, सो इन कैटेगरी के लोगों के लिए हमने सिटीजनशिप की प्रोविज़न ऐड की है। सो दे विल बी प्रोवाइडेड सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड कितना होना चाहिए स्टे का अप्लाई करने के लिए, 12 ईयर्स। सो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की गई है कि उनके लिए ये जो कंडीशन है उसको रिलैक्स किया गया है। रिलैक्स कैसे किया गया है? उनके लिए 12 साल की जगह 6 साल का टाइम चाहिए। Fine, illegal migrant of these 6 communities from these 3 countries, they will be eligible to get Indian citizenship by naturalization, and time of stay for applying this will be 6 years, not 12 years. So very very important thing to keep in mind. अब इसके साथ साथ कौन से इलीगल माइग्रेंट्स को हम अलाउ करेंगे, इसके लिए भी हमने एक डेट इसमें रखी है। दोज इलीगल माइग्रेंट्स जो इंडिया में एंटर हो गए टिल दिस डेट, टिल 31 December 2014 एंड हैड सफर्ड रिलीजियस परसिक्यूशन इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन विल बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। कि वो इलीगल माइग्रेंट्स उन कैटेगरीज के जो इंडिया में 31 December 2014 तक आ गए और अपने कंट्रीज़ में उन्होंने रिलीजियस परसिक्यूशन सफ़र की है और अब वो चाहते हैं कि हम इंडिया में ही सेटल होना चाहते हैं। रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपके साथ मिसट्रीटमेंट होना, गंदा बिहेवियर, ऑपरेशन क्यों होनी, ईदर विद एन इंडिविजुअल और विद द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, because they have a belief in a particular religion or they have no belief in any particular religion. So religious beliefs के basis पे अगर आप किसी के साथ मिसट्रीटमेंट करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन। सो इस एक्ट के थ्रू हम रिलीजन के बेसिस पे ही इलीगल माइग्रेंट्स को बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो कीप इन माइंड मुस्लिम्स इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। देन अ सिंपल थिंग, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू एरियाज अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने 6th शेड्यूल की बात की थी। 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, जो 6th शेड्यूल में फॉल करती हैं। सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल देयर। एंड लास्ट इज इट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू दो स्टेट्स यहाँ पर इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट का मतलब क्या है? एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो इंडियन सिटीजन्स को भी रिक्वायर्ड है इवन फॉर एंटरिंग एनी प्रोहिबिटेड एरिया इन आवर कंट्री। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं यहाँ पर कुछ प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, उनमें एंट्री करने के लिए, उनमें मूवमेंट करने के लिए आपको पहले एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है। सो जितने टाइम के लिए वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट वैलिड होता है, आप उसी टाइम के अंदर अंदर उस एरिया में घूम के वापस आ सकते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम एंड मणिपुर। यहाँ पर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनके लिए इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट है। सो ये जो प्रोविज़न है इट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर एरिया, कि अगर वहाँ पे कुछ इलीगल माइग्रेंट्स एंटर हुए हैं सो उनको सिटीजनशिप हम प्रोवाइड नहीं करेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू दिस ईयर। Then comes the next important thing, citizenship प्रोवाइडेड टू फॉरेन कंट्री नेशनल्स। जब मैंने शुरू में बात की थी जिसमें मैंने यूज़ की थी टर्म पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो यहाँ पे हम उस कुछ कैटेगरी के लोगों की बात करेंगे। द टर्म यूज्ड इज इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा टर्म का मतलब क्या है? एज आई हैव मेंशन्ड हियर, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और एंसेस्ट्री who have settled outside India. Fine. So people of Indian origin or ancestry who have settled outside India
उनको हम सबको कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। सिंपल टर्म्स में मतलब क्या है, वो इंडियंस जिनके पास किसी पर्टिकुलर टाइम पे या तो इंडिया का पासपोर्ट था, फाइन, वो इंडिया के रेजिडेंट थे, सिटीज़न थे, या फिर उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी इस कैटेगरी में फॉल करता है। कुछ ऐसे इंडियन सिटीज़न हो सकते हैं जो ओकेजनली इंडिया से बाहर जाते रहते हैं, फाइन। सो सबके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं कलेक्टिवली, इंडियन डायस्पोरा। इनके लिए हम टर्म इंडियन डायस्पोरा भी यूज़ कर सकते हैं और हम इनके लिए इवन टर्म यूज़ कर सकते हैं ओवरसीज इंडियंस। दोनों टर्म्स का मीनिंग सेम है। सो इस कैटेगरी में कौन कौन फॉल करता है, ये 3 कैटेगरीज, एनआरआईज दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन, सेकंड इज पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड थर्ड इज ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट इन ब्रीफ और इन सिंगल लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन। टर्म से क्लियर होता है वो इंडियन जो इंडिया में रिजाइड नहीं करता। नॉन रेजिडेंट मीन्स दे आर स्टिल इंडियन सिटीजन बट एंड दे होल्ड इंडियन पासपोर्ट बट दे रिजाइड अब्रॉड, दे रिजाइड आउट ऑफ इंडिया फॉर 182 days, nearly 6 months or more in a financial year for employment, education, टूरिज्म, रेजिडेंस, एनी अदर पर्पस। किसी भी पर्पस के लिए अगर आप अभी इंडिया के सिटीज़न हैं और आप इंडिया से बाहर 182 डेज के लिए रहते हैं कंटिन्यूसली इन अ फाइनेंशियल ईयर, फाइन, तो देन यू विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉन रेजिडेंट इंडियन। देन कम टू द टर्म पीआईओ। पीआईओ मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो टर्म है ये बेसिकली हमारे आर्टिकल 8 में भी मेंशन्ड है, दैट इंडियंस हु वर लिविंग इन द फॉरेन कंट्रीज। सो उसी कैटेगरी की हम यहाँ पे बात करते हैं। ये जो टर्म इंडियन डायस्पोरा या पीआईओ या फिर ओसीआई टर्म पॉपुलर कब हुई, ये ज़्यादा पॉपुलर हुई टर्म्स 2002-2003 से। 2002-2003 में हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस की सेलिब्रेशन स्टार्ट की गई। प्रवासी भारतीय दिवस, ये जो डे है हम हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको सिंपल टर्म्स में हम इवन एनआरआई डे भी कह सकते हैं, किसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको स्टार्ट किया गया था। द नेम ऑफ द कमेटी वॉज LM सिंघवी कमेटी। हम क्या चाहते थे, इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी इंडिया में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो जाए, फाइन। सो उसको इंक्रीज़ करने के लिए वी केम आउट विद दिस थिंग कि हर साल हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करेंगे। 9 जनवरी क्यों चूज़ की गई, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से। महात्मा गांधी ट्रेवल्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। सो उसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए 9 जनवरी डेट चूज़ की गई। सो 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस हर साल सेलिब्रेट होता आ रहा है। देन व्हाट वाज डन, 2019 में वाराणसी में जब प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट हो रहा था, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इसको चेंज करके बाइनियल एक्सरसाइज बना दिया गया कि 2 साल में एक बार ये इवेंट सेलिब्रेट होगा, फाइन। अर्लियर इट वाज डन ऑन ईयरली बेसिस। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑन पीआईओ। सो यहाँ पे हमें आके इंडियन डायस्पोरा की कंट्रीब्यूशन मिली। यहीं पर जब इंडियन डायस्पोरा से लोग इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग कंट्री से आ रहे थे, तो दे डिमांडेड कि हमें इंडिया में आने के लिए थोड़ी ईज़ रिक्वायरमेंट है कि हमें वीज़ा की बार बार ज़रूरत ना पड़े, फाइन। सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमारी गवर्नमेंट ने 2 तरह के कार्ड्स इशू किए। वन वॉज पीआईओ कार्ड
another was OCI card, Person of Indian Origin card and Overseas Citizen of India card. So सबसे पहले PIO कार्ड क्या था? PIO कार्ड was implemented in 2002. किनको दिया गया, किनको प्रोवाइड किया जा सकता था? वो फॉरेनर्स जो एटलीस्ट इंडिया के साथ अपनी 3 जनरेशन तक का रिलेशन बता सकते थे। फाइन, 3 जनरेशन तक की वो अपनी एंसेस्ट्री को प्रूव कर सकते थे। PIO हमने किन किन को कहा? PIO रेफर्स टू अ फॉरेन सिटीजन। PIO कौन है? जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है, वो किसी और देश के सिटीजन हैं, उनके पास किसी और देश का पासपोर्ट है। किनको कहते हैं हम? PIO हु हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट एट एनी टाइम। किसी और देश के सिटीज़न बनने से पहले उनके पास इंडिया का पासपोर्ट था, कभी वैलिड, मींस वो इंडिया के सिटीज़न थे, या उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जिनका बर्थ इंडिया में हुआ था और वो परमानेंटली इंडिया में रिजाइड भी किए हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। फाइन, देन a spouse, husband or wife of an Indian citizen or a PIO. फाइन, तो वो भी PIO कैटेगरी में फॉल करता है मैरिज के बेसिस पे। या तो वो किसी इंडियन सिटीजन का स्पाउस है या फिर वो इस कैटेगरी के किसी PIO का स्पाउस है, तो उसको भी हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का टैग दे सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, PIO जो था वो इन पर्टिकुलर 7 कंट्रीज़ के लोगों को नहीं मिलता था, जिसमें 3 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। द अदर कंट्रीज़ आर चाइना, ईरान, श्रीलंका, भूटान एंड नेपाल। फाइन, सो ये 7-8 कंट्रीज़ थे जहाँ के फॉरेन नेशनल्स को हम PIO का टैग भी नहीं देते थे। फाइन, सो दिस वॉज देयर। सो PIO कार्ड अवेलेबल करवाने का फ़ायदा क्या था कि PIO कार्ड वॉज वैलिड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 15 ईयर। सो 15 साल तक आप बिना किसी प्रॉब्लम के इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए, रहने के लिए। जब भी कोई फॉरेनर इंडिया में आता है तो उनको अपने आप की अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। सो PIO कार्ड वाले जो लोग थे उनको ये भी बेनिफिट दिया गया, एग्जेम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि पुलिस रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है इफ़ स्टे इन इंडिया इज़ नॉट मोर देन 6 मंथ। अगर आप इंडिया में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह रहे, अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रहेंगे फिर आपको 6 मंथ्स के बाद 30 डेज़ के अंदर अंदर अपनी पुलिस वेरिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी विद द फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। फाइन, सो ये PIO कार्ड के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं। सो PIO कार्ड में 2 बातें याद रखने वाली हैं कि उनको 15 साल के बाद अपना कार्ड था रिन्यू करवाना पड़ना था, एंड अनदर थिंग उनको 6 मंथ तक की स्टे के लिए एग्जेम्पशन मिली थी। 6 मंथ्स के बाद उनके पास एग्जेम्पशन नहीं थी। नाउ आई विल टेल यू रिगार्डिंग कि जो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड था, जो स्कीम थी, उसमें क्या फ़ायदे थे। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, जो OCI स्कीम थी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडिंग द सिटीजनशिप एक्ट 2005। सो 2005 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने ये प्रोविज़न ऐड की। उसके बाद ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड मींस OCI कार्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया हमारे देश में? 2006 में, जब प्रवासी भारतीय दिवस की सेलिब्रेशन हो रही थी। OCI कहा किसको जाता है? अगेन सिमिलर टू PIO, दे आर ऑल्सो फॉरेन नेशनल। वो इंडिया के सिटीज़न नहीं हैं, दे आर नेशनल ऑफ एनी अदर कंट्री, उनके पास किसी और देश का पासपोर्ट है। सो क्राइटेरिया क्या रखे गए? पर्सन हु इज़ सिटीज़न ऑफ अनदर कंट्री बट वो सिटीज़न ऑफ इंडिया ऑन और एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि OCI का टैग किनको मिल सकता है? जो इंडिया का सिटीज़न कभी था कमेंसमेंट के टाइम पे, या फिर उसके बाद था, या फिर अनदर कैटेगरी वॉज एलिजिबल टू बिकम सिटीज़न ऑफ इंडिया पर उसने ली नहीं, पर कमेंसमेंट के टाइम पे द पर्सन वॉज एलिजिबल टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, तो उनको हम OCI का टैग दे सकते हैं।
another citizen of another country but belong to a territory that became part of India after August 15, 1947. इंडिया पाकिस्तान की सेपरेशन के बाद जब कोई भी और ऐसा पार्ट जो इंडिया का पार्ट बन गया है और वो फॉरेन नेशनल जो था वो उस पर्टिकुलर पार्ट को बिलोंग करता था. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टॉक अबाउट सिक्किम. देन चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच अ सिटीजन कि इन कैटेगरीज के जो 3 कैटेगरीज के जो OCI होंगे उनका कोई भी बच्चा ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, या फिर अनदर कैटेगरी ऐसी ही कैटेगरी के किसी भी बंदे का माइनर चाइल्ड, या पर्सन हु इज माइनर चाइल्ड एंड हुज वन और बोथ पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन्स. कि बच्चा माइनर चाइल्ड है, उसके एक या एक से ज़्यादा पेरेंट या दोनों पेरेंट इंडियन सिटीज़न हैं, तो उनको हम OCI की जो फैसिलिटी है प्रोवाइड कर सकते हैं. फाइन. सो 3 प्रोविज़न तो हैं कि एलिजिबल था कमेंसमेंट के टाइम पे, या सिटीज़न था उस टाइम पे, या उसके बाद कभी इंडिया का सिटीज़न था. अनदर इम्पॉर्टेंट इज दैट ही वॉज सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री जो 15 अगस्त के बाद इंडिया का पार्ट बन गई, या फिर उनके चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड. देन अनदर इम्पॉर्टेंट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज. किसी का भी फॉरेन ओरिजिन का स्पाउस है, फाइन, मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन और OCI होल्डर, जैसे हमने PIO के केस में भी बात की थी. फाइन. प्रोवाइडेड द मैरिज हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड मैरिज इज़ नॉट फॉर लेस देन 2 ईयर. कम से कम 2 साल तक की शादी हो, उसके बाद इस कैटेगरी में ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का टैग मिल सकता है. PIO के केस में मैंने 7-8 कंट्रीज़ की बात की जिनको हम PIO का स्टेटस नहीं दे सकते, बट जब हम बात करते हैं OCI कार्ड की, OCI कार्ड के केस में हम सिर्फ साथ में 2 ही कंट्रीज़ की बात करते हैं जिनको हम लोग इंडिया की सिटीज़नशिप नहीं दे सकते. फाइन. सो वो कौन से 2 कंट्रीज़ हैं? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. हाउएवर एन एप्लीकेंट हु हैज़ एवर बीन अ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सिटीज़न कैन नॉट अप्लाई फॉर एन OCI कार्ड. सो ये कैटेगरी के लोग हैं जिनको हम ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का टैग देते हैं. सो इनको OCI कार्ड प्रोवाइड किया गया था. OCI कार्ड प्रोवाइड करने का फ़ायदा क्या था कि उनको जो कार्ड इशू किया गया था दैट वाज नॉट फॉर ओनली 15 ईयर्स, दैट वाज फॉर लाइफ लॉन्ग. मल्टीपल एंट्री, लाइफ लॉन्ग वीज़ा, बार बार रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं थी जब तक आप उसको सरेंडर नहीं करते. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि उनको एग्जेम्पशन थी पुलिस वेरिफिकेशन से. सो बेनिफिट्स ऑफ OCI कार्ड: a lifelong visa for multiple entries, a lifelong visa for multiple entries to visit India at any time for any length of time, कितनी मर्जी टाइम की आपकी स्टे हो, एंड फॉर एनी पर्पस, कितने मर्जी टाइम के लिए कितनी मर्जी बार आप आ सकते हैं. exemption from registering with the FRRO, foreign regional registration officer, and foreign registration officer for any length of stay in India. PIO के केस में हमने देखा अगर 6 महीने से ज़्यादा रहेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी. OCI के लिए एग्जेम्पशन थी, कंप्लीट एग्जेम्पशन. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, OCIs को ऑलमोस्ट वो सारे बेनिफिट्स मिले हुए थे जो NRIs को अवेलेबल थे, एक्सेप्ट द पॉलिटिकल राइट. मीन्स पॉलिटिकल राइट का मतलब राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू वोट एंड राइट टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज और गवर्नमेंट ऑफिसेज. सो इन राइट्स के अलावा जो OCI कार्ड होल्डर थे उनको बाकी सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे. फाइन. इनको छोड़कर देन देयर वॉज अ डिमांड फ्रॉम द PIO कम्युनिटी दैट उनको बार बार 15 साल के बाद अपना वीज़ा क्यों रिन्यू करवाना पड़ेगा, उनको क्यों रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी. सो ये डिमांड थी कि PIO कार्ड और OCI कार्ड को मर्ज कर दिया जाए, एंड दिस वॉज डन. This was done on 9th January 2015 through Citizenship Amendment Act 2015. मैंने बिगनिंग में आपको बताया था कि 2015 और 2019 में
1955 वाले एक्ट को अमेंड किया गया था। सो 2015 की अमेंडमेंट में ये मेन काम हुआ था कि PIO कार्ड और OCI कार्ड को मर्ज कर दिया गया है। फाइन। सो PIOs वर एनकरेज्ड टू कन्वर्ट देयर PIO कार्ड टू OCI स्टेटस। सो PIO होल्डर्स को कहा गया है कि वो अपने कार्ड्स को कन्वर्ट करा के OCI स्टेटस में कन्वर्ट करवा लें। PIO कार्ड कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट रहेंगे, बट उस डेट के बाद गवर्नमेंट सिर्फ OCI कार्ड ही एक्सेप्ट करेगी। सो PIO कार्ड्स कब तक वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट रहेंगे, इस डेट को 1-2 बार इंक्रीज करा गया है। सो लेटेस्ट इज 31 दिसंबर 2024 तक, तब तक PIO को ट्रैवल डॉक्यूमेंट माना जाएगा, उसके बाद OCI कार्ड की ही रिक्वायरमेंट रहेगी। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई टोल्ड यू कि PIO कार्ड जो था वो 7-8 कंट्रीज़ के नेशनल्स को नहीं अवेलेबल था, बट OCI कार्ड जो था वो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेशनल्स को ही अवेलेबल नहीं था। सो अब यहाँ पे सिमिलैरिटी हो गई है। नाउ द सिटीजन्स ऑफ अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, ईरान, नेपाल एंड श्रीलंका, दे विल बी एलिजिबल फॉर OCI स्टेटस, बट पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नेशनल हैं उनको हम अभी भी OCI का स्टेटस नहीं देंगे। फाइन। सो ये PIO और OCI कार्ड को मर्ज करने के बाद हुआ है। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 2015 की अमेंडमेंट में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया टर्म जो है, OCI कार्ड जो टर्म है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया है विद ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। फाइन। सो ये है हमारी पूरी डिस्कशन रिगार्डिंग the Indian diaspora as well as the whole citizenship part. So thank you friends.